हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लासेस में सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे साथ फटाफट एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सभी को बाबू ढेर सारा गुड आफ्टरनून है, ढेर सारा प्यार है। चलिए जुड़िए हमारे साथ फटाफट सभी लोग। और बच्चों वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देंगे, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जो आपका चैप्टर है सीरीज, जो कि उदय प्रकाश नारायण के द्वारा रचा गया है, ठीक है ना। आज हम लोग बाबू भाग तीसरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो कहानी है, ठीक है ना, पूरा अंत हो जाएगा इसका। तो इसलिए जो भी बच्चे हमारे साथ हैं सभी लोग पहले लाइव आ जाइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो टाइम है बाबू, दोपहर 2 बजे से हम लाइव रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, दोपहर 2 बजे से लाइव रहते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए फटाफट। जो भी बच्चे हमारे साथ नए हैं, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो बच्चे सबसे पहले हमारे देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाइए। टेलीग्राम पहले ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि सबसे पहले तो आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाई होगा, ठीक है ना, जो भी पीडीएफ के द्वारा पढ़ाई होगा, पीडीएफ आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है ना। कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बात रह गई अब कि सर मुझे नोट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाबू हम नोट्स आपको हैंड रिटेन नोट्स देते हैं, ठीक है ना। हाथों से लिखा हुआ नोट्स देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वो कहाँ मिलेगा? देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। सारा हेल्प आपको किया जाएगा वहां से, ठीक है ना। चाहे बच्चे 10th के हों, चाहे 12th के हों, ठीक है ना। चाहे बच्चे कॉम्पिटिटिव के हो, हर चीज के लिए यहाँ पे अवेलेबल है बाबू, ठीक है ना। जाओ और नीचे जाके कॉल करो, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तीसरा क्लास है इस चैप्टर का बच्चों। चलिए कहा गया है कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। तो भाई संघर्ष तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं, बट जीत तो निश्चिंत है, ठीक है ना। बस आप धैर्य रखो, ठीक है। जीत तो दिलवा के रहेंगे, चाहे जैसे मिले, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हमारा है, हाँ बच्चों आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी हम पॉइंट आपको लिखाएंगे, जो भी लाइन वगैरह लिखाएंगे, थोड़ा सा आप लोग नोट करते जाइएगा, ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो तिरिच, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया बाबू, ठीक है। हाँ, इससे आप लोग एक बार हेडिंग बना लेंगे, ठीक है ना, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि भाई देखिए, पिताजी लगभग 1:15 शहर के पुलिस थाने पहुंचे थे, ठीक है ना। पिताजी जो थे शहर के सवा हाँ 1:15 जो है शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। थाना शहर के बाहरी छोर पर, थाना जो था देखिए, मान लीजिए ये आपका शहर है, ठीक है ना भाई, ये आपका शहर है। डिस्टेंस में आपका यहाँ पे थाना है, ठीक है ना। जब भी रहता देखिएगा, शहर से जो रहता है ज्यादातर साइड में थाना रहता है, ठीक है ना। कहाँ रहता है? मान लीजिए आपका शहर है, मेन शहर हो गया, तो थाना कहाँ रहेगा? बिल्कुल एक साइड में रहेगा, ठीक है ना, ताकि मुजरिम वगैरह को पकड़ने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है ना। भाई निकलेगा तो वैसे ही निकलेगा ना जी, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्लियर रखना चाहिए। हाँ, थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है, ठीक है ना। कहाँ है? सर्किट हाउस, जो आपका बिजली ऑफिस होता है ना, मान लीजिए थाना है, यहाँ पे आपका सर्किट हाउस है, ठीक है ना। क्या है? हाँ बाबू सर्किट हाउस है, ये आपका सर्किट हाउस हो गया, ठीक है ना, जहाँ पे बिजली वगैरह दिया जाता है, ठीक है ना, जगह जगह पहुंचाया जाता है, वही आपका हो गया सर्किट हाउस हो गया। ओके, ये आपका थाना हो गया, ये आपका भाई शहर हो गया। अब देखना हमें है कि आश्चर्य यह है कि थाने से मुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत पहुंच सकते थे, ठीक है ना। देखिए ये जो थाना हो गया, ठीक है ना, थाने से मात्र 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे क्या था? अदालत था बाबू, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था बच्चों? अदालत थी, जो कि थाने से कितना दूर था बाबू? 1 किलोमीटर था, नहीं, हाँ 1 किलोमीटर दूर था अदालत। अब देखिएगा,
समझ में यह नहीं आता कि पिताजी अगर यहां तक पहुंचे थे, हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि अगर पिताजी यहाँ पे पहुंचे थे, थाना पे अगर पिताजी पहुंचे थे, लोगों से बताया गया, लोगों से सुना कि पिताजी जो थे थाना तक यहाँ तक पहुंचे थे, क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी? क्या उनके दिमाग में बातें रह गई थी या नहीं कि अदालत हमें जाना है? उनके कागजात तो नहीं रह गए थे, ठीक है ना, क्योंकि कागजात तो भाई बैंक में ही उनका ले लिया गया था, जो पैसा वगैरह था कहाँ ले लिया गया था भाई, बैंक में ही उन्हें का यानी कि छीन गया था। थाने के SHO, देखिए थाने के जो थे SHO जो थे बाबू, ठीक है ना, हाँ, राघवेंद्र प्रताप सिंह, कौन थे बाबू? हाँ, राघवेंद्र प्रताप सिंह जो थे थाना के SHO थे, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसे। हाँ, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त 1:15 हुए थे, ठीक है ना, कितना? तो भाई 1:15 हुए थे बाबू, ठीक है ना। हर पॉइंट नोट करते जाइएगा। 1:15 हुए थे। वे घर से लाए गए टिफिन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठे के साथ करेला रखे हुए थे, ठीक है ना। पराठे में क्या था? करेला का भुजिया था और पराठा था भाई। करेले को वो खा नहीं पाते और इसी उलझन में थे कि अब क्या करें, ठीक है ना, अब क्या करें। तभी पिताजी वहां आ गए थे, ठीक है ना, तभी पिताजी वहां पे आ गए थे। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। भाई पैंट भी जो था वो क्या हो गया था भाई? फट गया था बाबू। हाँ जी, हाँ, पैंट जो था क्या हो गया था? फट गया था। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे, ठीक है ना, लगता था, जिससे हमें अनुभव हो रहा था कि लगता वो कहीं गिरे हुए होंगे, किसी वाहन से उन्हें टक्कर मारी होगी, ठीक है ना, कोई वाहन चलती है उन्हें कोई टक्कर मारा होगा। थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था, ठीक है ना, थाने में उस टाइम मात्र एक ही सिपाही था, उस सिपाही का नाम गजाधर शर्मा था, ठीक है ना। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया, ठीक है ना। जो गजोधर था वो, सॉरी, जो गजाधर थाना वाला जो, हाँ, जो गजाधर था वो क्या सोचा कि भाई कोई थाना में लगता भिखमंगा वगैरह कोई घुस गया है। उसने आवाज भी दी, लेकिन पिताजी तब तक SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह के टेबल तक पहुंच चुके थे, ठीक है ना। कहाँ पहुंच चुके थे? तो भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह के टेबल पर पहुंच चुके थे। SHO ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था, ठीक है ना, जो करेला का भुजिया मिल गया था, ठीक है ना, उसके वजह से जो उनका जो मूड क्या हो गया था? ऑफ हो गया था, ठीक है ना। 13 साल से विवाहित, भाई 13 साल के विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीजें बिल्कुल नापसंद है, ठीक है ना। तो भाई पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, ठीक है ना, पति पत्नी को जो रिश्ता होता है, थोड़ा सा इसमें संयम बरतना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर भाई जो पति को हमें पसंद नहीं है वो चीज हम क्यों दें उन्हें, जो चीजें हमारे पति को पसंद नहीं है वो चीजें हम उन्हें क्यों खाने के लिए दें। बट लेकिन पत्नी समझती ही नहीं है, जानबूझकर गलती करती है, तो गलती किसका? पत्नी का है। तो ये चीजें समझना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो भाई जो देखिए इंसान खाए वही चीज आप उन्हें दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन 16 साल बीत चुका था, ठीक है ना, बड़े बड़े बच्चे भी हो गए होंगे, फिर भी आपको नहीं पता चला कि भाई हमारे स्वामी जी का, हाँ, हमारे स्वामी जी को करेला पसंद नहीं है। बट ये चीजें सोचना चाहिए नहीं। अब देखिए, इतनी नापसंद कि वे उन चीजों से घृणा करते थे, ठीक है ना, इतना नापसंद करते थे करेला को कि बहुत ज्यादा घृणा करते थे। उन्हें कौन सी चीजें बिल्कुल नापसंद थी? इतनी, हाँ, उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, जैसे ही निवाला मुंह में लिया, ठीक है ना, एक ही कोर अभी मुंह में लिया, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी, ठीक है ना, क्या लगा था? उल्टी लगा हुआ था, और उनकी बहुत तेज गंध उठ रही थी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर शरीर पे उल्टी वगैरह हो जाता है
तो उल्टी का जो गंध होता बहुत ज्यादा खराब होता, वोमिटिंग वाला, ठीक है ना। एसएचओ ने पूछा कि क्या बात है। एसएचओ जो साहब थे, खाना का जो इंचार्ज थे, उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है। वे जवाब में पिताजी ने जो कहा उसे समझाना बहुत मुश्किल था। एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि, ठीक है ना, अगर उन्हें एक चीज अगर मालूम होता कि आदमी वकीली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है, तो वे उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कम से कम थाने में उसे 2-4 घंटे जरूर बिठा लेते हैं, बाहर ना जाने देते हैं। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह कोई पागल है, ठीक है ना। कोई किसी को भी लगेगा जब ऐसा रूप ढंग से कोई स्ट्रक्चर से आपके सामने आएगा तो आपको भी वैसा ही लगे, क्योंकि आप उन्हें पहचान नहीं रहे हो, ठीक है ना, पहचान नहीं रहे हो। और वो बताने की कोई कागार पे भी नहीं थे कि हम वो अपना पूरा परिचय देते हैं, वो अपना एड्रेस देते हैं, ठीक है ना। और उन्हें खाते हुए देखकर यहां तक घूस आया कि इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज दी। सिपाही पिताजी को, हाँ जी, सिपाही जो है पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया, ठीक है ना। कहाँ ले गया, सिपाही जो है पिताजी को घसीटता हुआ कहाँ ले गया, दरवाजे के बाहर ले गया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और उसने देखा कि जब वे थाने आए थे तब उनका निचला ओठ कटा हुआ था, ठीक है ना। नीचे वाला जो ओठ था क्या था बाबू, वो कटा हुआ था। वो कहाँ कटा था, तो भाई बैंक में ही कट गया था, ठीक है ना। बैंक में जो उनके साथ जो थोड़ा सा छेड़ छाड़ जो परेशानी हुई, वहीं पे उनका क्या हो गया था भाई, ओठ कट गया था, ठीक है। हाँ, टुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोच के निशान थे और कोहनियां छिली हुई थी, ठीक है ना। ये जो कोहनी वगैरह था ना बाबू, ये सब छिल गया था। वे कहीं ना कहीं गिरे जरूर थे, ठीक है ना। वो जो थे कहीं ना कहीं जरूर गिरे भी होंगे। यह कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर, ठीक है ना, ये बात कोई नहीं जानता है कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे, लगभग कितने घंटे बच्चों, तो भाई लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहाँ कहाँ भटके, देखिए कहाँ कहाँ भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वे शहर आए थे और मिदनावा टाकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी पिया था या नहीं। भाई उतना देर से जब उन्होंने 10 बजे जब वहां उतरे थे, तो उन्होंने कोई पानी वगैरह पिए थे क्या नहीं पिए थे, ठीक है ना। क्योंकि धतरे का जो बीज खाए थे वो बहुत ज्यादा गर्म होता था बच्चों, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, धतरे का जो बीज होता था बाबू बहुत ज्यादा गर्म होता था, इसलिए उन्हें प्यास जो है बहुत ज्यादा लग रही थी, बार बार प्यास लग रही थी, बट वो मांग नहीं पा रहे थे। इसे इसे जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है तब तक उनका दिमाग इस काबिल ना रह गया हो कि वे प्यास को भी याद रख सके, ठीक है ना। उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमें प्यास लगा है या नहीं, वह पूरे तरह से वो डैमेज हो चुके थे। लेकिन अगर वे पुलिस थाने तक पहुंचे थे, ठीक है ना, लेकिन अगर पुलिस थाने तक पहुंचे थे तो उसके मस्तिष्क, उनके जो दिमाग में, ठीक है ना, उनके जो दिमाग में था ये चीजें रह भी गया था या नहीं रह गया था, ठीक है ना। तो वही जो चीजें हैं हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, हाँ, नशे के हाँ, नशे के बावजूद कहीं बहुत ज्यादा वो कमजोर सा अंधेरे में डूबा सा ख्याल सा रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां पूछ लें, ठीक है ना। क्योंकि उस कगार पे भी वो नहीं थे कि अपने गांव के रास्ते को भी अगर जान पाते, गांव के रास्ते भी अगर वो पूछ पाते, वो भी कगार वो भूल चुके थे बच्चों, ठीक है ना। या उस कैरेक्टर का पता पूछे या फिर अपने रुपये और अदालती कागजात छीन जाने की रिपोर्ट वहां लिख दें, यह सोचने के करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, ठीक है ना। धतरे का जो बीज खाए थे और जो तिरिच काटा था उसका जो बीज था, ठीक है ना, वही दोनों जो था उनके शरीर को पूरी तरह से डैमेज कर चुका था, उनके मस्तिष्क को भी डैमेज कर चुका था
पूरी तरह से वो डैमेज हो चुके थे, ठीक है ना। हाँ, वही चीजें आपको समझना भी होगा। अब देखिएगा, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी थी, ठीक है ना। देखिए, एक पिता है तो पिता का एक फर्ज बनता है कि हम अपने बाल बच्चे को, ठीक है ना, हम अपने बाल बच्चे को अच्छे तरह से परवरिश करें, ताकि हमारे बाल बच्चे को आगे चल के कोई परेशानी ना हो। और जिस मकान में वे रह रहे थे उस पे बाबू केस चल रहा था, ठीक है ना। तो वही मकान के लिए वो बार बार अदालत उन्हें जाना पड़ता था, सप्ताह में, महीना में जाना पड़ता था। तो उसी बीच उन्हें क्या काट लिया था, तिरिच काट लिया था। तिरिच को काटने से जब वो तिरिच को मार चुके भी थे, बट उन्हें कोई बताया कि नहीं, धतरे का बीज खाने से उसका जो विष होता है खत्म हो जाता है। बट उन्होंने धतरे का बीज भी खाया, बट बात यहाँ तक पहुंच गई कि वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके थे, क्योंकि धतरे में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है ना। ऊपर से तो तिरिच काटा ही था, बहुत ज्यादा जहरीला चीज है तिरिच। शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा कि यह सब कुछ जो हो रहा सिर्फ एक सपना है, ठीक है ना। अब उन्हें ये चीजें प्रतीत होने लगा, ये चीजें उन्होंने जानने लगा कि भाई ये सब जो चीजें हमारे साथ हो रहा है सब क्या है, एक सपना है। हाँ, पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश करते होंगे, ठीक है ना। पिताजी जो है इसे जागने और बाहर निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करते भी होंगे जी, ठीक है ना। 2:15 बजे। अब देखिएगा टाइम कितना हो गया है भाई, टाइम हो गया 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घिसटते हुए देखा गया था। कॉलोनी शरफा के जौहरियों PWD के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी, ठीक है ना। किनका था, तो जितने भी अफसर रिटायर्ड हुए थे उन्हीं का वो कॉलोनी था, PWD। कुछ असमृद्ध पत्रकार कभी भी वहीं पे ठहरते थे। यहाँ कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी, ठीक है ना। वो जो कॉलोनी था बिल्कुल शांत था और घटनाहीन था, ठीक है ना। क्या था बाबू, तो घटनाहीन था। जिन लोगों ने पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार झांगिया बचा हुआ था, जिसका नाला शायद टूट गया था, ठीक है ना। जिसका जो नाला था क्या हुआ था बाबू, टूट गया था। और और हाँ, और वे उसे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। जिसने भी उन्हें वहां देखा उसने वही समझा कि कोई पागल है। कुछ ना कुछ ना कह कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगे थे, ठीक है ना। क्योंकि उनका भाई दिमाग जो था पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते थे। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने के ठीक से सुना था, और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वराज प्रसाद, मैं जो हूं, मैं राम स्वराज प्रसाद, एक्स स्कूल, ठीक है ना, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ द ग्राम बकेली। ग्राम जिसे नहीं कि उनके गांव का नाम क्या था, बकेली था। बकेली के वे रहने वाले थे। आप लोग नोट कर लीजिएगा। कवि जो थे पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए अगर आपके साथ वैसा कोई घटना होता है, अगर सामने वाला बंदा कोई थोड़ा सा इमोशनल है, तो भाई उन्हें थोड़ा सा दुख होगा, वो दुख जरूर प्रकट करेंगे बच्चों। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दीबाजी में वो चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आई। मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि यह आदमी राम रतन सराफा की बीबी और साली पर हमला करने वाला था, ठीक है ना। क्या करने वाला था,
देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से। तहसीलदार ने कहा था कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी थोड़ा सा लगा, ठीक है ना, ऐसा जब उन्होंने सुना तो थोड़ा सा उन्हें भी लगा, किसी को भी लगेगा, हो सकता है यह कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, ठीक है ना, पिताजी जो थे बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, मैं राम स्वराज प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनरवा टाकीज के पास वाला चौराहा जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहां से लेकर देश बंधु मार्ग का जो स्टेट बैंक था, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतबारी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक लगभग 20 हाँ 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। भाई कितना, तो 30-32 किलोमीटर की दूरी तक वो बिल्कुल भटक चुके थे। ये जगह ऐसी है जो एक ही दिशा में नहीं है, ठीक है ना, ये जगह एक ऐसी है कि दिशा एक नहीं है, बहुत सारे दिशाएं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालात यह थी कि उन्हें ठीक ठाक कुछ सूझ ही नहीं रहा था, उन्हें ठीक ठाक से कुछ भी नहीं दिख रहा था, नहीं सूझ रहा था, और वे अचानक ही किसी की तरफ चल पड़ते थे। जहां तक शराफा की पत्नी और साली पर हमला करने की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने गए होंगे, ठीक है ना, या तो पिताजी वहां पे पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने गए होंगे, ठीक है ना। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा कि लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपने इतना करीब देखकर भी औरत डरकर चीखने लगी होगी। वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौवें पर जो चोट लगी थी और जिसका खून रीस कर उनकी आंख पर आने लगा था, वह चोट उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच में ढेले मार रहे थे, ठीक है ना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, देखिएगा जब कोई गांव में ऐसा कोई फकीर वगैरह आता तो उन्हें बहुत ज्यादा तंग करते हैं। ये तो गलत है बाबू, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा गलत चीज है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा कोई इंसान आपको ऐसा भी मिलेगा कि अगर देखिए कोई अंधा है तो अगर आप उसे देखकर हंसते हैं तो बहुत ज्यादा बुरी बला है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गलत है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई अंधा है, ठीक है ना, अंधा है तो उसे भगवान ने जिसे नहीं की कुछ तो वो ऐसा कर्म किया होगा ताकि उसे वो फल मिला है। अगर आप वैसा ही अगर आप उसे देखकर आप भी हंसोगे तो गलत चीज है, बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारा मानना है कि दुख और जो सुख होता है, ठीक है ना, ये दो घड़ी है, ठीक है ना, किसी के साथ किसी भी समय आ सकता है। तो बच्चों ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें कि आपके बोलने से, आपके विचार से किसी को भी जरा सा ठेस पहुंचे, ये आप ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाएं ताकि आपके बोलने से किसी को परेशानी हो, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी, ठीक है ना। चलिए यहां तक सब लोग नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। हाँ चलिए देखिएगा अब यहां तक, ठीक है ना। सबसे पहले है शायद उन्हीं का एक बड़ा ढेला 7-8 साल के लड़के विक्की अग्रवाल को लग गया था, जिसे बाद में कई टांके लगे थे। सत्य का कहना था कि इसके बाद झुंड ज्यादा खतरनाक हो गया था, वे हल्ला मचा रहे थे और हर तरफ से पिताजी पर पत्थर मार रहे थे।
ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी। दुबले शरीर पर हड्डियां और छाती के सफेद बाल दिख रहे थे, ठीक है ना, छाती के सफेद बाल दिख रहे थे। पेट चिपका हुआ था। वे धूल और मिट्टी के लिथड़े वे हाँ धूल और मिट्टी से लिथड़े हुए थे। सिर के सफेद बाल बिखर गए थे। दाहिनी आंख के ऊपर से और निचले ओठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा सदा इज्जतदार शाख रसूख का इंसान है और नसीब के फेर में इनकी यह हालत हो गई है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरि का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भील को अंड बंड गालियां देकर ढेले मारने लगते थे। आओ ससुरो आओ, ठीक है ना, आओ ससुरो आओ, एक एक को मार डालूंगा, ठीक है ना, क्या करूंगा भाई, एक एक को मैं मार डालूंगा वाले तुम्हारी की। लेकिन मुझे संदेह है, ठीक है ना, मुझे इस बात से थोड़ा सा संदेह मैं व्यक्त कर रहा हूं कि पिताजी ने ऐसे कोई गाली दी होगी। हमने कभी भी उन्हें गाली देते हुए सुना था, ठीक है ना, हमने कभी भी ऐसा गाली उन्हें देते हुए नहीं सुना था। मैं पूरे होशो हवास के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो हो रहा है, ठीक है ना, उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है वह एक वास्तविकता नहीं है, ठीक है ना, वह क्या है बच्चों, वह एक वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। क्या है बच्चों, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं उल जलूल उटपटांग और बेमतलब लगी होगी। वे इस सब से पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा कि यह सब क्या बकवास है। वे तो गांव से शहर आए ही नहीं है, उन्हें किसी तिरिछ ने नहीं काटा है, बल्कि तिरिछ तो होता ही नहीं है, एक मडगढ़ंत और अंधविश्वास से। और धतरे का काढ़ा, ठीक है ना, धतरे का काढ़ा का पीने का जो बात है वो खास अब देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा। अब जो हम यहां से आपको बता रहे हैं कि मैं जानता हूं, ठीक है ना, मैं जानता हूं कि सुरंग जैसे लंबा मोहक लेकिन डरावना सपना जैसे मुझे आता था, जैसे मुझे एक डरावना जो सपना आता था। देखिएगा जब रात में आपको ऐसे ऐसे सपने आते होंगे जिससे आप सोचकर बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते होंगे, बहुत ज्यादा डर जाते होंगे, और आपकी जो नींद है एकाएक जब खुलता होगा तो पता चलता होगा भाई कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये तो कुछ नहीं है, हम तो सोए हुए हैं। तो ये चीजें होता है, हर इंसान के साथ होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा अब देखिएगा, पिताजी को भी आता रहा होगा मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी। मुझे लगता है कि इस समय एक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि यह जो कुछ हो रहा है सब झूठ और अविश्वासिक अवास्तविक है, इसलिए वे बार बार उस सपने से जागने की कोशिश करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में जोर जोर से कुछ बोलते लगते हैं, यानी कि अगर बीच बीच में कुछ जोर जोर से बोलने लगते होंगे तो शायद गालियां बकने लगते थे। तो इसी कठिन कोशिश में कि वे आवाज के सहारे उस दुख स्वप्न से बाहर निकल आए होंगे। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों के और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसे बताया था उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। उनकी कनपट्टी माथे, ठीक है ना, ये जो कनपट्टी होता है ना, कनपट्टी जो है माथे के जस्ट नीचे होता है। पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंट और ढेले आकर लग गए थे, ठीक है ना, बहुत सारे ईंटें उन पे चलाए गए थे, बहुत सारे ढेले चलाए गए थे। सड़क के ठेका लेने वाले
ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड से भी मारा था, ठीक है ना, लोहे के रॉड से भी मारा था। सत्य का तो कहना था कि इतनी चोट से कोई भी आदमी मर सकता था। अगर इतना चोट कोई भी व्यक्ति को लगेगा तो डेफिनेटली वो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? डेफिनेटली वो इंसान क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है कि और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो नशे की धुत में थे, ठीक है ना, वो थे नशे के धुत में थे बिल्कुल। क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लगे होंगे कि यह सब सपना है और जैसे ही वे जागेंगे सब ठीक हो जाएगा। या नीचे फर्श पर सोते हुए मैंने और छोटी बहन दिख जाएंगे या गोरैये का झुंड हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबोगरीब सपनों पर हंसी भी आई हो। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए होंगे तो इसके पीछे पहली वजह तो यही थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ढेले सपने के भीतर जा रहे थे और इससे किसी को कोई चोट नहीं लगी होगी। यह भी हो सकता कि पूरी ताकत से ढेला मारकर वे उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतजार करते होंगे कि जैसे ही वह जाकर किसी लड़के के सिर पर टकराएगा उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में इस दुस्वप्न के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे? ये जो हमारा जो स्वप्न है, ठीक है ना, ये जो स्वप्न है क्या हो जाएगा भाई? टुकड़ा टुकड़ा होके क्या हो जाएगा भाई? बिखर जाएगा, ठीक है ना। आज चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे असल में मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे होंगे, ठीक है ना। क्या चीज? तो माँ को पुकारते होंगे, मेरी छोटी बहन को पुकारते होंगे। तो देखिए यही जो चीजें हैं, अगर वे अपने आप इस सपने में जाग पाने में सफल ना हुए तो तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना की बात भी है कि हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंधई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने, ठीक है ना, नेशनल जो आपका रेस्टोरेंट है उसी के सामने सड़क से गुजर रहे थे। वे रिक्शे पर थे भाई, क्या थे? वो जो है रिक्शे पर थे। सामने इकट्ठी भीड़ को देखा और उन्हें यह पता चल गया कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखें कि आखिर मामला है क्या। नहीं, आखिर ये मामला भाई चल क्या रहा है, मामला है क्या। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी, भाई अब देखिएगा उन्हें पाकिस्तानी भी घोषित कर दिया गया, जासूस पकड़ा गया है और पानी की टंकी में जाकर डालने जा रहा था, ठीक है ना। कहाँ जा रहा था भाई? तो उन्हें पानी के टंकी में डालने जा रहा था, उसे ही लोग मार रहे होंगे। ठीक उसी समय पंडित कंधई राम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्हें रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी से रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली आखिरी बस थी। अगर उस बस के आने में अगर 3-4 मिनट भी देरी हो जाती तो निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की बस हमेशा आधा पौन घंटा लेट ही रहती है, ठीक है ना। जो राज्य सरकार का जो बसें चलती है थोड़ा सा लेट चलती है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस दिन संजोग से वह बिल्कुल सही समय पर आ रही थी, ठीक है ना। लेकिन उस दिन क्या था? वो ठीक समय पे आ रही थी, बिल्कुल सही समय पे आ रही थी। सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तितर बितर हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे ही नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपट्टी पर आकर लग गया था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। सिर में भी बहुत सारा चोट था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। अब जो है देखिए सतनाम का कहना है कि पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले, ठीक है ना। देखिए अगर कोई भी इंसान को अगर ज्यादातर चोट लगता है तो भाई कहां से हिले डुलेगा जी, बहुत ज्यादा उन्हें चोट लगा हुआ था। उस समय जो है लगभग
6 बजे थे जब सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकान में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी अपना सिर घुसेला। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी। वे घुटनों के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थी। ठीक है ना। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था कि वो एक मास्टर जी हैं। मैं डरकर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा, ठीक है ना, वहां पे बहुत सारे मोची भी थे, अलावा वहां उनके सबसे कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लेकिन लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर झांका तो गुमटी के अंदर उनके सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूते, चमड़ों के टुकड़े और रबर और चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाजें भी लगाई, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने जब राम स्वराज प्रसाद और बकेली जैसे कुछ कहा था, फिर चुप हो गए थे। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। ठीक है ना। अब है कि उनकी मृत्यु हो गई कितने बजे, तो 6:15 बजे के आसपास उनकी डेथ हो जाती है, वो उनका मृत्यु हो जाता है। तारीख थी 17 मई 1972। नोट कर लीजिएगा तारीख क्या था बच्चों, बाबू तारीख जो था 17 मई 1978। ठीक है ना, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। मास्टर जी की मृत्यु कब हुई थी, तो भाई 17 मई 1972। 1972 को इनका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है। ठीक है ना। अब और आगे देखिएगा। पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिच ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और मृत्यु का अनुमान कर सकते थे। पिताजी का शव शहर के मुर्दा घर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। दाईं आंख पूरी तरह से फूट चुकी थी, कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतरे के बीच का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। ठीक है ना। हालांकि थानू का कहना है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता है। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित रामावतार भी यही कहते हैं कि हो सकता है कि पंडित रामावतार इसलिए ऐसा कहते होंगे कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि धतरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। ठीक है ना। क्या था, धतरे के काढ़े से पिताजी के मृत्यु का कोई संबंध ही नहीं था। मैं सोचता हूं, अंदाजा लगाने की कोशिश भी करता हूं कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपने गुमटी के बाहर, ठीक है ना, गणेशवा जब अपने गुमटी के बाहर पिता के कान में आवाज दी होगी तो पिता सपने से जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा। फिर वे दातून लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपनी चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दुख स्वप्न को भूल भी गए होंगे। उन्होंने अदालत में जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता भी उन्हें बहुत परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में सोचता हूं या बताना जानता हूं कि जो कुछ अक्सर आता है वह यूं ही कि मैं खेतों की मेंढ गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल में पहुंच गया हूं। मैं रक्षा, नाला, कीकल और पेड़ को देखता हूं। वह पूरी चट्टान, ठीक है ना, वह जो भूरी चट्टाने जो है उसी जगह जो सारी बारिश नाले के पानी में डूब जाती, मैं देखता हूं कि आखिर यह मर गया या कि मैं पत्थर देकर तिरिच को कुचलने लगता हूं, जोर जोर से उसे मारता हूं। मेरे पास थानों मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। तभी अचानक से मैं पाता हूं कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूं, थानों भी वहां नहीं है, वहां कोई जंगल नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूं। मेरे कपड़े बहुत ही मैले हैं, फटे और चिथड़े जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियां निकल गई है, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है, ठीक है ना, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं अकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ। और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियां बजने लगती, हजारों हजारों घंटियां
मैं भागता हूं, ठीक है ना, मैं वहां से क्या करता हूं भाई, भागता हूं। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़ा फूल जाता है, मैं पास पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूं। उड़ने की कोशिश करता हूं लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुंचने वाली है। एक अजीब सी गर्म और भरी हवा मुझे शून्य कर देती है, अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है। और आखिरकार बच्चों, और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है, ठीक है ना। आखिर वो पल आ ही जाता है जब हमारा जीवन का अंत होने वाला रहता है। मैं रोता हूं, भागने की कोशिश करता हूं, मैं बहुत ज्यादा रोता हूं और भागने का कोशिश भी करता हूं। मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं जोर जोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूं, मैं विश्वास करना चाहता हूं कि यह सब सपना है और अभी आंखें खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आंखें फाड़ कर देखता हूं दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। वह जो पल है वो आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर मुझे रजाई से ढांक देती है और मैं वहां अकेला छोड़ दिया जाता हूं, अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अंतरिक्ष का सपना क्यों नहीं आता है। तो देखिएगा, ये जो बाबू, ये जो आपका कहानी था, कहानी का अंत हो चुका है, खात्मा हो चुकी है, ठीक है ना। तो बच्चों बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। आप लोग जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज कीजिएगा। तो बच्चों बाय बाय, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप सब एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं फिर बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।